हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पेपर देखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब पेपर 6 देखने वाले हैं बीपीएससी एई 2017 का। इससे पहले हम लोगों ने पेपर 5 डिस्कस कर लिया था पूरा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे पेपर 6 का क्वेश्चंस। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट के देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन करके क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चैम्बर मेड ऑफ कंक्रीट, फाइबर ग्लास, पीवीसी और प्लास्टिक। यार कि कोई एक चैम्बर है जो कि कंक्रीट से बना हो या फिर फाइबर ग्लास, पीवीसी और प्लास्टिक, थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सीवेज फ्लो फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक ऐसा चैम्बर है जो कि कंक्रीट, फाइबर ग्लास, पीवीसी और प्लास्टिक से बनता है, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है उसका, उस टैंक को क्या कहते हैं हम? तो ये बेसिकली सेप्टिक टैंक होता है। देखिए, सेप्टिक टैंक कब बनाया जाता है? जब इंडिविजुअल हाउस होल्ड का वेस्ट हो, जिसको कि हम डिकम्पोज करना चाहते हैं, और वहाँ पे कोई सीवर लाइन अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग सेप्टिक टैंक यूज़ करते हैं। सेप्टिक टैंक से कई बार क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखेंगे कि सेप्टिक टैंक क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। सेप्टिक टैंक क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर 3D, एक तरह से कंप्लीटली क्लोज्ड इस तरह से एक टैंक होता है, जिसमें हम अपने सीवेज को डिकम्पोज होने के लिए इसमें हम कंप्लीटली 24 आवर्स के लिए नॉर्मली छोड़ देते हैं। और 24 आवर्स नॉर्मली टाइम लगता है इसको एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोज होने में। और ये कंप्लीटली क्या करता है, कंप्लीट तो रिमूव नहीं करता है, बट डिसॉल्व जरूर कर देता है, ताकि इस हम उसको डाइल्यूट करके वाटर के अंदर मिक्स कर सकें। ठीक है, तो ये है बेसिकली सेप्टिक टैंक का पर्पस। आप सभी के घरों में बना होगा, अगर पुराने घर है तो। सिटी में तो नहीं, बट विलेज एरिया में सेप्टिक टैंक होता ही हर घर में। नाउ इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, या फिर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है सेप्टिक टैंक के? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम विड्थ क्या होती है सेप्टिक टैंक की, क्योंकि यही फिक्स है, इसलिए मिनिमम विड्थ जो होता है इसके लिए फिक्स है, और वो है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको याद रखें। मिनिमम विड्थ फॉर सेप्टिक टैंक इज 90 सेंटीमीटर, राइट। डेप्थ जनरली 1.2 से लेके 1.8 तक होता है, तो डेप्थ भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि डेप्थ वेरिएबल है इसलिए चांस कम है। विड्थ जो है वो फिक्स है, मिनिमम विड्थ, इसलिए विड्थ का क्वेश्चन पूछा जाता है। डेप्थ होता है 1.2 से 1.8 मीटर। लेंथ टू विड्थ रेशियो जो हम जनरली रखते हैं इसका 2 to 3 टाइम्स रखते हैं। और फ्री बोर्ड जो इसमें रखा जाता है वो 0.3 मीटर रखा जाता है, फ्री बोर्ड। ठीक है, ब्रिक वॉल का क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट है, वो हम देखेंगे। तो पूछा था क्या था कि इसको क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल सीवेज को ट्रीट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेप्टिक टैंक। नेक्स्ट है, सेप्टिक टैंक इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल क्या होता है? साइड से ऐसे ब्रिक वॉल होता है, साइड से, दोनों साइड से ब्रिक वॉल होता है। सेप्टिक टैंक यूजुअली दोनों साइड से होता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल्स इन सीमेंट नॉट लेस देन। तो सीमेंट मोटार के साथ ब्रिक वॉल होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है? मिनिमम 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मीन्स हो गया 2 ब्रिक वॉल, राइट। मिनिमम थिकनेस इज 2 ब्रिक वॉल, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस होती है मिनिमम 20 सेंटीमीटर। द बीओडी आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज। तो जो फिल्ट्रेशन करते हैं फ्रॉम द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब ट्रिकलिंग फिल्टर भी दो प्रकार के होते हैं, हाई रेट भी होता है और लो रेट भी होता है। तो यहाँ पूछा है कि लो रेट में कितना रिमूवल होता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, इनकरेक्ट है ऑप्शंस, बट इसकी जो एवरेज रेट होती है फिल्ट्रेशन की, ट्रैकलिंग फिल्टर की, वो होती है 80 to 90%। बट मैं आपको बाकी का डेटा भी बता देता हूँ। जनरली ट्रैकलिंग फिल्टर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें बायोलॉजिकल कल्चर को, ये सब किस पे बेस्ड है? बायोलॉजिकल कल्चर डेवलपमेंट। हम इसको स्प्रिंकल करते हैं सीवेज को, और उस बेड के थ्रू जो सीवेज है वो पास होता है, और उसमें जो ऑलरेडी हमने बैक्टीरिया ग्रोथ कर रखा है वो डिकम्पोज करता है, और जो बायोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से ट्रैकिंग फिल्टर वर्क करता है। इसमें बीओडी रिमूवल का जो रेट है वो 80 to 90%, मतलब 20% बीओडी रह ही जाता है उसमें। मतलब क्या होगा, बैक्टीरिया लोड कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है। ठीक है, कितना परसेंट बैक्टीरिया? 20% बैक्टीरिया। तो बीओडी का सिंपल मीनिंग है कि बैक्टीरियल लोड है ही 20%, तो 80 to 90% जनरली रिमूव करता है।
और इसमें क्या क्या पूछते हैं, मॉइस्चर कितना रह जाता है, मॉइस्चर 92%। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका हम देखते जाएंगे। द ऑर्गेनिक लोडिंग इन अ टिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन। तो ऑर्गेनिक लोडिंग, देखिए दो प्रकार की लोडिंग होती है, एक होती है हाइड्रोलिक लोडिंग और एक होता है ऑर्गेनिक लोडिंग। हाइड्रोलिक लोडिंग मीन्स कितना सीवेज का लोड है वो कहलाता है हाइड्रोलिक लोडिंग, और ऑर्गेनिक लोडिंग मीन्स उस सीवेज के अंदर कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी लोडिंग कितनी है। तो दोनों का यूनिट देखिए, अगर हम हाइड्रोलिक लोडिंग की बात करें तो हाइड्रोलिक लोडिंग होता है मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर डे, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, कितना वॉल्यूम ऑफ सीवेज कितने एरिया में पर डे फिल्टर हो रहा है, इस तरह से हम ऑर्गेनिक हाइड्रोलिक लोडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्गेनिक लोडिंग भी सेम कैसे होता है, केजी मीटर क्यूब डे में। ठीक है, केजी मीटर क्यूब डे में। तो दोनों में अंतर क्या है, मीटर क्यूब वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द फिल्टर, तो ये हो गया हाइड्रोलिक लोडिंग का। और ऑर्गेनिक लोडिंग केजी में लेंगे हमेशा और पर यूनिट वॉल्यूम में लेंगे पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा ऑर्गेनिक लोडिंग का यूनिट, तो देखिए यहाँ पे केजी में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। ठीक है, केजी। और दूसरा अगर मान लीजिए ये भी हम ऑप्शन ले लेते हैं तब भी दूसरा क्या है, मीटर क्यूब है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए, तो वॉल्यूम का तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन एरिया में है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, यही होगा ही। क्यों, क्योंकि हेक्टेयर तो सिर्फ अगेन एरिया में आ गया, हम यहाँ पे चाहिए वॉल्यूम, तो हेक्टेयर इंटू मीटर। तो हेक्टेयर मीटर क्या होता है, कितना हेक्टेयर मीटर, 10,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर मीटर। तो यहाँ पे क्या किया, मीटर क्यूब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज कर दिया। तो जब ये एरिया काफ़ी बड़ा हो वॉल्यूम, उसको हम एरिया, एरिया काफ़ी ज़्यादा हो डेप्थ कम हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं हेक्टेयर मीटर। तो क्योंकि हेक्टेयर ज़्यादा है, एरियल कंटेंट ज़्यादा है डेप्थ कंटेंट से, तो उसको हम हेक्टेयर मीटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द रीसर्कुलेशन फैक्टर इन अ लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हम जानते हैं कि लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेट नहीं करते हैं हम, जो सीवेज हम ट्रीट कर रहे हैं उसको हम दोबारा से वापस नहीं डालते हैं लोड में, इसलिए इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन रेट कितना होता है, 1। क्यों 1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम रीसर्कुलेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कि इसका जो फॉर्मूला होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर का, तो बेसिकली एक होता है रीसर्कुलेशन रेशियो। रीसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज रीसर्कुलेटेड, कितने सीवेज को हम रीसर्कुलेट कर रहे हैं, दोबारा से डाल रहे हैं इनपुट में, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सीवेज, टोटल वॉल्यूम ऑफ सीवेज कितना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो रेट के लिए जीरो होता है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो अपन टोटल वॉल्यूम, तो ये जीरो हो गया। और इससे हम रीसर्कुलेटिंग फैक्टर आर एफ की बात करें, ये कैसे फाइंड होता है, 1 अपॉन, कई बार रीसर्कुलेटिंग फैक्टर भी फाइंड करने को आता है 1/r/i। ये क्या है, ये r है और ये क्या है i, मतलब 1 प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिखें और डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस 0.1 r/i का नीचे का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में लिखें तो 1 प्लस में r डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 r का होल स्क्वायर। ठीक है, तब चूंकि ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, रिसर्कुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1, इसलिए जीरो नहीं होगा। जीरो क्या होता है, आर की वैल्यू, रिसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू जीरो होती है और रिसर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, रिसर्कुलेशन फैक्टर है तो 1 होगा, रिसर्कुलेशन रेशियो है तो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डाया ऑफ अ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट अ ग्रेडियंट ऑफ, का ग्रेडियंट है 1/100, तो इसके लिए डायामीटर कितना, तो डायामीटर हम जनरली मैनिंग्स फॉर्मूला से निकालते हैं, बट इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप दिया हुआ है और डायामीटर पूछा है। तो देखिए स्लोप के साथ डायामीटर का जनरली रिलेशन होता है 150 mm, अगर रेशियो है 1:170 का, अगर स्लोप जो है 1:170, 200 डायामीटर कब रखते हैं, 1/250 का स्लोप हो तब, 250 कब रखते हैं mm डायामीटर, 1/360 हो उस टाइम पे, और 300 कब रखते हैं, 1/450 हो तब। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 150, तो ये भी आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा है तो याद रखिए, मिनिमम डाया ऑफ द सीवियर इज 150 mm। उसके लिए रेशियो क्या होता है, स्लोपिंग 1/170, ताकि क्लीनिंग वेलोसिटी मेंटेन रखा जा सके, इसलिए ये स्लोप मिनिमम होता है। अब यहाँ पे दिया है 1/100,
तो चाहे इससे स्लोप कम भी रखा है तब भी हमें डायमीटर 100 ही रखना पड़ेगा, सॉरी 150 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम डाया इज 150 100 कब होता है? हिली एरियाज में। नॉर्मल एरियाज में, नॉर्मल एरिया में 150 मिनिमम डायमीटर ऑफ द सीबर, एंड इन केस ऑफ हिली रीजन मिनिमम डायमीटर इज 100 नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a requirement for the site selection of hydroelectric power plant? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? अवेबिलिटी ऑफ वाटर डेफिनेटली चाहिए, पानी नहीं है तो हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना के क्या करेंगे? लार्ज कैचमेंट एरिया, वेरी गुड, क्योंकि लार्ज कैचमेंट एरिया होगा तभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा ही प्रेजेंट रह पाएगा। रॉकी लैंड, ताकि फाउंडेशन को हम अच्छे तरह से प्रोवाइड कर सके डैम के लिए। लास्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वी डू नॉट वांट because sedimentation will reduce the efficiency of the power plant. That's why sedimentation is not the criteria for selection. Next is the amount of electrical energy that can be generated by a hydroelectric power plant depends on, किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये सभी बातों पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। तो हेड ऑफ वाटर पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, हायर द हेड हायर द एनर्जी generation, quantity of water obviously, specific weight of the water, efficiency of the alternator। तो इन सभी मेरे लिए, तो ये सभी ऑप्शन ई करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, बट इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज अ, द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए किस टाइप का पावर प्लांट है? देखिए मैं सभी के लिए पहले बता देता हूँ। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको कि हम रिन्यू नहीं कर सकते सोर्स को, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब हो गया नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? ये हम लोग एक बार ज़रा एक चार्ट देखते हैं, वहाँ से आपको पता लगेगा। देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी के दो सोर्स हैं प्राइमरली, पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल किसको बोलते हैं? जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ किया जा रहा है, और नॉन कन्वेंशनल किसको बोलते हैं? जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल किसको बोलेंगे? इसके दो कैटेगरी है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मीन्स कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब क्या है? एनर्जी सोर्स है कमर्शियली अवेलेबल के लिए। नॉन कमर्शियल में क्या होता है? जो पर्सनल या प्राइवेट लेवल तक यूज़ करते हैं, जैसे कि फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंक, ये सब क्या हो गया? नॉन कमर्शियल। तो ये सब पर्सनल लेवल पे या फिर स्मॉल स्केल पे यूज़ होता है। एक्सेप्शन क्या है? अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो ये कन्वेंशनल के अंदर ही आता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है, ये कन्वेंशनल के अंदर ही आता है। नॉन कन्वेंशनल में क्या हो गया? जो रिन्यूएबल है, बायो एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। सो दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी सिंस इट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल। तो इसके लिए क्या है? ये एक्सेप्शन है, तो ये किस में आएगा? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। Even if we are not using the water which is acting as a renewable source, but it is falling in the category of conventional source. Now the next question is, what type of the flow can be taken for granted in pipe of uniform cross section? कह रहा है कि कौन सा फ्लो होगा फॉर ग्रांटेड इन पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? एक पाइप है जिसका कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो फ्लो किस टाइप का होगा? देखिए स्टेडी क्या होता है कि टाइम के साथ सेम पॉइंट पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो। एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हर एक समय पे अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डेंसिटी अगर सेम है तो उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रॉस सेक्शन की लेंथ वाइज, तो यहाँ पे पॉइंट अगर हम 1 1 की बात करें और 2 2 की बात करें तो यहाँ पे दोनों जगह पे अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट? सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे कॉमन मीडियम क्या है? देखिए आइस भी करता है सेडिमेंट को ट्रांसफर, ग्लेशियर्स जो होते हैं, विंड भी, ह्यूमन तो नहीं करता, करता है बट बहुत माइल्ड में, इसको हम काउंटर नहीं करते। विंड करता है, वाटर करता है, बट मोस्ट कॉमन पूछा है तो मेरे हिसाब से वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर कैरीज द सेडिमेंट टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू विंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वियर आर देयर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रेस्ट? तो सबसे पहले वियर के बारे में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है वियर। देखिए टाइप्स ऑफ वियर,
वियर या फिर नोच कितने टाइप्स के होते हैं? वियर क्या होता है? बेसिकली मेजरिंग डिवाइस होते हैं। क्या? डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस। ये डिस्चार्ज मेजर करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम डिस्चार्ज मेजर कर पाए ओपन चैनल फ्लो में। तो वियर को क्लासिफाई किया जाता है शेप ऑफ ओपनिंग। क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा है? पहले हम सारा टाइप्स देख लेते हैं। शेप ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग का शेप क्या है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपोजॉइडल। ट्रेपोजॉइडल का एक स्पेशल फॉर्म है सिपोलेटी टाइप वियर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द क्रेस्ट, तो ये शेप ऑफ ओपनिंग हो गया और ये शेप ऑफ द क्रेस्ट हो गया। क्रेस्ट के आधार पे शार्प क्रेस्टेड, ब्रॉड क्रेस्टेड, नैरो क्रेस्टेड एंड ओगी सेट, यही क्वेश्चन ने पूछा है कि शेप ऑफ द क्रेस्ट के आधार पे कितने टाइप्स हैं वियर के। तो ये 4 टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ साइड ऑन द इमर्जिंग नेपी, तो इमर्जिंग नेपी के जो इफेक्ट होगा साइड्स पे उसके आधार पे 2 है, वियर विद एंड कॉन्ट्रेक्शन, वियर विदाउट एंड कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किस तरह से हो रहा है उसके आधार पे 2 है, ऑर्डिनरी वियर एंड सबमर्ज्ड और ड्राउंड वियर। तो ऑर्डिनरी में क्या होता है? ऊपर रहता है और इससे ओवरफ्लो होकर पानी जाता है। और सबमर्ज्ड में क्या होता है? कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है। तो अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शेप ऑफ द क्रेस्ट के आधार पे कितने टाइप्स हैं? तो 1 2 3 एंड 4। कौन कौन सा? शार्प क्रेस्टेड, ब्रॉड क्रेस्टेड, नैरो क्रेस्टेड एंड ओगी सेट। शेप ऑफ द क्रेस्ट के आधार पे, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर वियर इज ऑल्सो कॉल्ड। ट्रायंगुलर वियर को क्या कहते हैं? वी नोच कहते हैं। वी नोच, ट्रायंगुलर या फिर वी नोच, क्योंकि ट्रायंगल का शेप भी वी की तरह ही होता है, इस तरह से नोच होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वियर्स आर नॉर्मली यूज टू कैलकुलेट। अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है? डिस्चार्ज। और इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्चार्ज के फार्मूला से भी और किसके प्रोपोर्शनल से भी होता है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से वियर का फार्मूला क्या है डिस्चार्ज का और किसके प्रोपोर्शनल है जो कि क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर वियर की बात की। रेक्टेंगुलर वियर का डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला होता है 2/3 सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू लेंथ √2g h रेज टू पावर 3/2। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आता है? या तो कभी कभी पूरा फार्मूला ही आ जाता है, पूरा फार्मूला बताइए कौन सा सही है, तो पूरा फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको। और कभी कभी क्या पूछते हैं? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ऑप्शन में h के साथ उनका रिलेशन गिवन होता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेपरेटली यहाँ पे क्रिएट कर दिया, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 0.62। ट्रायंगुलर वियर या वी नोच वियर के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला है 8/15 सी डी इंटू √2g tan θ/2 h रेज टू पावर 5/2। तो इसमें क्या बनेगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर 5/2। ये क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि ट्रायंगुलर वियर में Q किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, h के साथ क्या रिलेशन होता है? 5/2। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.52 होती है, क्योंकि ये वैल्यू भी आती है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों में कंपैरिजन है। फॉर स्मॉल डिस्चार्ज वी नोच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ये जो ट्रायंगुलर नोच है या फिर वियर है, ये स्मॉल डिस्चार्ज के लिए काफी अच्छा रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर नोच या वियर। थर्ड वन इज ट्राइपोजॉइडल वियर या नोच। ट्राइपोजॉइडल के लिए क्या फॉर्मूला है? इन दोनों को ऐड कर दो, इट इज अ कॉम्बिनेशन। क्योंकि ट्राइपोजॉइडल कैसे बनता है? रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर। सेंटर पोर्शन रेक्टेंगुलर की तरह वर्क करता है और एंड पोर्शन ट्रायंगुलर की तरह वर्क करता है, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया है ऊपर दोनों को। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ये हो गया ट्रायंगुलर पोर्शन का। इसी का मैंने बताया था एक्सेप्शन है, मतलब इसी का एक टाइप है सिपुलेटिव वियर। सिपुलेटिव वियर का क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है? इफ इन अ ट्राइपोजॉइडल वियर स्लोपिंग साइड, तो इसकी अगर स्लोपिंग साइड, ट्राइपोजॉइडल वियर ऐसे होता है, अगर इसकी स्लोप 14 डिग्री हो दोनों तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेपुलेटिव वियर ट्राइपोजॉइडल का। ठीक है। इसकी स्लोपिंग साइड, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि सेपुलेटिव वियर में रेशियो क्या होता है, तो 1:4 का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अगर थीटा पूछता है, थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा की वैल्यू 14 डिग्री 14 डिग्री, ये आपसे 28 डिग्री नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 डिग्री होता है, यहाँ पे 14 डिग्री ही होता है दोनों तरफ। तो थीटा की वैल्यू नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि थीटा की वैल्यू कंबाइन यहाँ पे कहीं भी नहीं है। यहाँ पे यूज होता है 14 डिग्री यहाँ पे स्लोप, 14 डिग्री यहाँ पे स्लोप। रेशियो पूछेंगे तो 1:4 का। ठीक है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिए कि प्रोपोर्शनल किसके साथ है। साइक्लोप्टिक की बात करें तो ये रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला फॉलो करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिया। नेक्स्ट है
बियरिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द ब्रिज। ब्रिज के नीचे ये डेक है, यहाँ पे बियरिंग होता है। और बियरिंग क्या होता है, जब व्हील का लोड इस पे लेटरल डायरेक्शन में आता है तो ये अगर फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्रैक आ जाएगा। तो इसको ट्रांसलेशन मूवमेंट के लिए बियरिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं बॉटम में, दोनों के जॉइंट पे, पियर और डेक के बीच में। कई प्रकार के होते हैं, हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अभी क्या है, अलाउ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इन द ब्रिज, राइट। ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर, राइट। आइसोलेट सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम सब स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली राइट। सो तीन ऑप्शन सही है इसमें, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन द ब्रिज। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लेंथ की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? तो जानते हैं हम, डेड लोड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। विंड लोड, टेम्परेचर लोड, दोनों लेटरल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ सर्ज इन ओपन चैनल। सर्ज किसको बोलते हैं कि जब भी मान लो हाइट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक फ्लो की हाइट भी चेंज होती है ऊपर नीचे, ठीक है। फ्लो की हाइट भी या तो ऊपर जाएगी पॉजिटिव सर्ज, या फिर नीचे जाएगी नेगेटिव सर्ज, ठीक है। तो ये कब आता है, जब हम रैपिडली वेरी कर रहे हैं फ्लो को, रैपिड वेरी फ्लो, मतलब हम सडन चेंज कर रहे हैं हाइट में या डेप्थ में। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सर्ज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सर्ज। पॉजिटिव सर्ज में क्या हुआ, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। नेगेटिव सर्ज में क्या हुआ, अपवर्ड एंड अपवर्ड। ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव सर्ज, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो, और नीचे जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव सर्ज। तो किस में एप्लीकेबल है, रैपिड फ्लो में। ग्रेजुअली में कोई भी सर्ज मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ही धीरे धीरे हाइट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है, इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको हम अलाइन करते हैं वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है, रिज लाइन होता है जिसके दोनों तरफ स्लोप होता है। तो वाटर शेड का क्या बेनिफिट है, क्यों अलाइन होता है इरिगेशन कैनाल वाटर शेड पे? इट कैन इरिगेट द लैंड ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। कंटूर कैनाल सिर्फ एक ही साइड, जिस डायरेक्शन में स्लोप है उसी डायरेक्शन में सिर्फ इरिगेट कर सकता है, लेकिन वाटर शेड या फिर रिज कैनाल भी इसको बोलते हैं, रिज कैनाल, इट कैन इरिगेट लैंड ऑन बोथ ऑफ द साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। डिस्चार्ज स्मॉल है, हेड ज़्यादा है, तो इसको यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया ट्यूबवेल। और सेंट्रीफ्यूगल पंप कब होता है, जब लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। हेटेरोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हेटेरोग्राफ क्या करता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं हेटेरोग्राफ। और अगर हम इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं आइसोहाइट। A line joining equal rainfall is called isoheight. नेक्स्ट है कि पिच इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन। देखिए, फ्लड पीक फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। रैशनल फार्मूला जो होता है, रैशनल तरीका जो होता है, उसमें क्रिपिच इक्वेशन है। क्रिपिच ने क्या दिया था कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला दिया, टी सी इज इक्वल टू 0.01947, एल रेज टू पावर 0.77 एंड एस रेज टू पावर माइनस 0.385। ठीक है, ये फार्मूला है क्रिपिच का, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, सबग्रेड कहते हैं। तो सबसे नीचे का लेयर होता है सबग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, फिर पेमेंट। तो सब बेस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए मेरे हिसाब से, नन ऑफ द अबव। According to IRC recommendation, absolute minimum radius of the curve for safe operating speed for a design speed of 100 kmph। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 R। यहाँ पे क्या गिवन है, E की वैल्यू हम 0.07 लेंगे प्लेन एरिया के लिए, F की वैल्यू 0.15, V की वैल्यू 100 गिवन है, और R की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, सारी वैल्यूज हमें मिल गई, अब हमें आर फाइंड करना। तो इसे जब फाइंड करोगे तो आंसर आएगा 400 मीटर। क्रिटिकल लोड पोजीशन इन अ रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में तीनों ही क्रिटिकल होते हैं। इंटीरियर, ये स्लैब है,
आरसीसी का स्लैब। इंटीरियर पोर्शन कौन सा हुआ? ये। एज पोर्शन कौन सा हुआ? ये। और कॉर्नर कौन सा हुआ? ये तीनों ही क्रिटिकल होते हैं। दिन के टाइम में अलग, सीजन के टाइम पे अलग, नाइट के टाइम पे अलग, इसलिए तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट माने जाते हैं और यहीं पे टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस फाइंड करते हैं, इसलिए दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द हाईवे एम्बैंकमेंट। हाईवे एम्बैंकमेंट में सबसे मोस्ट सुटेबल मटेरियल कौन सा है? ग्रेनुलर सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, सिल्ट एंड क्ले। देखिए ये तीनों अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, वाटर को ये ट्रैप कर लेगा, कंसोलिडेशन बहुत इनकी हाई होती है, शियर स्ट्रेंथ इनकी बहुत लो होती है। तो हम प्रेफर करते हैं ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेबल एंड सैंड, जो कि इसके अंदर आता है। ग्रेनुलर सॉइल मीन्स ग्रेबल एंड सैंड, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है, वाटर जैसे ही आएगा ये ड्रेन ऑफ कर देगा। दूसरा, शियर स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है क्योंकि इसके अंदर 5 भी होता है और सी भी होता है नॉर्मली, तो इसलिए इसकी शियर स्ट्रेंथ हाई मानी जाती है। तीसरा कि इसकी सेटलमेंट बहुत ही कम होती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन कम होती है इसकी एज कम्पेयर टू दीज सॉइल्स, तो सेटलमेंट कम होता है, इसलिए ग्रेनुलर सॉइल को हम प्रेफर करते हैं हाईवे एम्बैंकमेंट में। तो चलिए इस पार्ट में हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 26 to 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।